हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्मृति के प्रकार को और स्मृति के मापन की तरीके कौन कौन से हैं, विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्मृति का जो मापन था उसको हम लोगों ने रिकॉल और रिकॉग्निशन दो मेथड जो है कि होते हैं उससे, और बाकी कुछ और थे जो अध्ययन करने की विधियाँ थी उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मृति विस्मरण क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है सिलेबस में, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग टर्म मेमोरी और स्मृति का मापन, जिसमें अध्ययन विधिया भी मैंने डिस्कस किया था, और स्मृति के मापन में जो है रिकॉग्निशन और रिकॉल मेथड को हम लोगों ने उसमें देखा था। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे विस्मरण क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, विस्मरण का अर्थ और स्वरूप क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, जैसा कि फर्स्ट क्लास जब हुई थी मैंने बताया था कि स्मृति के जो है दो पक्ष हैं। एक सकारात्मक पक्ष होता है जो कि याद करना है, और दूसरा है नकारात्मक पक्ष या ऋणात्मक पक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं विस्मरण। ठीक है, तो देखिए स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष विस्मरण है। जैसा कि गेल्डार्ड क्या कहते हैं, विस्मरण को एक नकारात्मक स्मृति माना है गेल्डार्ड ने। क्या है, जब हम पूर्व में सीखे गए अनुभवों को, ठीक है, जब हम पूर्व में सीखे गए अनुभवों को किसी कारण से खो देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं या फॉरगेटिंग कहते हैं। यानी जब भी हम किसी विषय या पाठ को सीखते हैं तो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में धारण करते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी विषय या पाठ को सीखते हैं तो उसका एक हम अपने दिमाग में मेमोरी ट्रेस करके स्टोर कर लेते हैं, यानी मेमोरी ट्रेस के रूप में उसे स्टोर कर लेते हैं। जब स्मृति चिन्ह कमज़ोर पड़ जाती है या समाप्त हो जाती है तो हम पूर्व में सीखे गए अनुभवों को याद नहीं कर पाते हैं और हम यह कहते हैं कि हम वो चीज़ भूल गए हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि विस्मरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्मृति चिन्हों के ख़त्म हो जाने के कारण पूर्व में सीखे गए अनुभवों को व्यक्ति याद नहीं कर पाता है। लेकिन देखिए आगे क्या है, परंतु सच्चाई यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से विस्मरण का यह अधूरा अर्थ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सीखे गए पाठ की स्मृति चिन्ह बनी हुई होती है, अर्थात हम उन अनुभवों को धारण किए हुए होते हैं, फिर भी उसको रिकॉल और रिकॉग्निशन नहीं कर पाते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक टर्म में अगर हम बात करें विस्मरण को, तो मनोवैज्ञानिक टर्म में ये होता है कि जो हमारे मेमोरी ट्रेसेस हैं वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं, वो पड़े हुए होते हैं। केवल कमी कहाँ आती है, उनको रिकॉल करने में, रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, परंतु जैसे ही उस पाठ से संबंधित कुछ संकेत, जिसे रिट्रीवल क्यू कहा जाता है, दिया जाता है, हम उसका प्रत्यायन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पहले सीखी, जैसे मान लीजिए आपने टाइपिंग या कुछ भी पहले सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक आपने उसको छोड़ दिया, तो अब आप उसको भूल चुके होंगे। लेकिन फिर से जब आपको हिंट दिया जाता है तो आपके दिमाग में उसका मेमोरी ट्रेस तो बना ही हुआ है, तो उस मेमोरी ट्रेस के आधार पर आप फिर से उन चीज़ों को सीख लेते हैं। केवल यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे देखिए क्या है, विस्मरण को परिभाषित करते हुए क्या कहा जा सकता है कि विस्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व सीखे गए अनुभवों या पाठों का प्रत्यायन या प्रत्याभिज्ञान करने में असमर्थ रहता है। यानी कि फॉरगेटिंग क्या है, जब हम लोग पूर्व में जो भी चीज़ें सीखे होते हैं उसको रिकॉल और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, तो वे हम क्या कहते हैं कि हमें विस्मरण हो गया है। ठीक है, अब क्या है देखिए, इस असमर्थता का कारण स्मृति चिन्हों का खत्म हो जाना भी हो सकता है, या उपयुक्त पुनः प्राप्ति संकेत या एप्रोप्रिएट रिट्रीवल की अनुपस्थिति भी हो सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का एक्चुअल लॉस होना होता है तो इसे हम लोग ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहा जाता है या कहते हैं। देखिए एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये लाइन, कि जब आप किसी चीज़ को मेमोरी ट्रेसेस की वजह से भूल जा रहे हैं, यानी कि जब आपके दिमाग में किसी भी कॉन्सेप्ट का मेमोरी ट्रेस डिलीट हो गया है, स्मृति चिन्ह खत्म हो गया है, उस वजह से अगर आप भूल रहे हैं चीज़ों को, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, यानी कि चिन्ह आधारित विस्मरण कहा जाता है।
लेकिन जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का नाश नहीं बल्कि रिकॉल करते समय कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की अनुपस्थिति होती है तो उसे हम लोग क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग कहते हैं। ठीक है। विस्मरण के स्वरूप के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मुख्य दो विचारधारा एबिंगहास की है। देखिए, एबिंगहास ने दो विचारधाराएं दी हैं विस्मरण के बारे में, और जो इन्होंने बताया है, इन्होंने क्या कहा है, जो पहली विचारधारा है, ठीक है, जो पहली विचारधारा है वो क्या है, देखिए, विस्मरण के पहली विचारधारा एबिंगहास की है। जो पहली विचारधारा है किसकी है? एबिंगहास की है, जिन्होंने 1885 में स्मरण तथा विस्मरण यानी कि मेमोरी और फॉरगेटिंग पर पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया और बताया कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, पैसिव मेंटल प्रोसेस है। विस्मरण पर पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किया और इन्होंने क्या बताया कि विस्मरण क्या है, एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ये एबिंगहास की विचारधारा है, ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि हु सेज विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, तो ये है एबिंगहास की। ठीक है। दूसरी जो विचारधारा है वो कुछ लोगों ने मिल के दी है, जैसे हैं मिल्टन, ठीक है, मूलर और पिलजेकर, मैग्यू तथा जेनकिंस तथा डेलनबैग। इन्होंने क्या कहा है कि विस्मरण जो है आपका एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि किसने कहा कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, पैसिव मेंटल प्रोसेस है, एबिंगहास ने कहा। और बाकी जो अलग मनोवैज्ञानिक थे उनकी विचारधारा थी, जैसे पिलजेगर, मिल्टन और डेलनबैग, जेनकिंस, इन्होंने कहा कि विस्मरण एक निष्क्रिय नहीं एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है विस्मरण के निर्धारक कारण या कारक क्या हैं। ठीक है, यानी कि विस्मरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, इसको अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने विस्मरण के बहुत से कारण या कारक बतलाए हैं। इन लोगों द्वारा बहुत से ऐसे कारकों की चर्चा की गई है जो विस्मरण को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारक सीखे गए विषय के स्वरूप तथा सीखने की विधि से संबंधित है तथा कुछ स्वयं सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित है तथा कुछ धारण अंतराल यानी रिटेंशन इंटरवल में होने वाले कारकों से संबंधित है। तो अब इसको मनोवैज्ञानिकों जो है 3 श्रेणियों में बांटकर बताया है कि विस्मरण के कौन कौन से जो हैं कारक होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, 3 में से सबसे पहला हम लोग देखेंगे सीखने से संबंधित कारक यानी फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग। अब देखिए क्या है, पहला है सीखने से संबंधित कारक, जिसमें किसी भी विषय के विस्मरण का प्रश्न तब उठता है जब पहले कभी उसे सीखा गया है। भाई आप किसी चीज़ को तभी भूलेंगे ना जब आपको वो चीज़ पहले कभी आती होगी, तो यहाँ इसका मतलब यही है। यानी अतः यह स्वाभाविक है कि किसी विषय को सीखने से संबंधित कारकों द्वारा विस्मरण की मात्रा प्रभावित होती है। अब देखिए इसमें पहला जो कारक है सीखने से संबंधित कारक में जो पहला है, सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप कैसा होता है, यानी नेचर ऑफ लर्न्ड मटेरियल्स। सामान्यतः सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप सार्थक या निरर्थक हो सकता है। यानी कि अगर सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप सार्थक होता है तो इंसान उसे याद रखता है, और अगर उसका स्वरूप निरर्थक होता है यानी एक ऐसी चीज़ जिसका आपके लिए कोई मायने नहीं है उस चीज़ का, तो जाहिर सी बात है आप उसे भूल जाते ही हैं। ठीक है। तो वैसी हालत में उसे सीखने में भी अधिक प्रयास लगता है तथा साथ ही साथ उसका विस्मरण भी जल्दी हो जाता है। तो पहला कारक है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप कैसा है, वह सार्थक है या निरर्थक है। दूसरा है आपका सीखने की मात्रा। ठीक है, दूसरा है आपका सीखने की मात्रा यानी डिग्री ऑफ लर्निंग। किसी विषय को सीखने के लिए जितने प्रयासों की आवश्यकता है उससे अधिक प्रयास तक उसे सीखना ओवर लर्निंग कहलाता है तथा ज़रूरत के प्रयासों से भी कम प्रयास तक ही सीखने को अंडर लर्निंग कहा जाता है। यानी मान लीजिए आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतने होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। और इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है,
और आपकी भूख कब मिटेगी, यानी मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं, लेकिन अगर आपको 5 रोटी या 5 से ऊपर रोटी दे दी जा रही है तो आपकी भूख संभवतः 100% मिट जाएगी। लेकिन आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है 5 रोटी का, आपको उससे कम दिया जा रहा है, तो क्या है, आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है, जैसे आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको कम से कम उस लेवल तक का प्रयास करना होगा जितने प्रयास में आप वो चीज़ सीख पाएंगे। और अगर आप उससे ज़्यादा प्रयास कर ले रहे हैं तो वो ओवर लर्निंग हो जाएगी, और अगर आप उस लिमिट से कम प्रयास कर रहे हैं तो ये अंडर लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। जब किसी विषय को ज़रूरत के प्रयासों से भी अधिक प्रयासों तक सीखा जाता है तो उसकी स्मृति मजबूत हो जाती है, क्योंकि उससे बनने वाली स्मृति चिन्ह काफ़ी सुदृढ़ तथा प्रबल होती है। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन कोई चीज़ याद की, कोई एक लेसन याद कर लिया, अब आपने उसको याद कर लिया, वो आपकी मेमोरी में बैठ तो गया है, लेकिन जब आप उसको रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी, उसका मेमोरी ट्रेस अच्छे से बन जाएगा, तो आप उन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ABCD पढ़ा होगा बचपन में, क ख ग घ पढ़ा है, छोटा बड़ा पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपने इतनी बार इस चीज़ को पढ़ ली थी, इतना ओवर लर्निंग इसका कर लिया है कि आपके दिमाग में इसका मेमोरी ट्रेस अच्छे से बन गया है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला बन गया है। अब ये आप इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, आपकी स्मृति मजबूत हो जाती है क्योंकि प्रयासों की संख्या अधिक है, स्मृति चिन्ह काफ़ी सुदृढ़ और प्रबल हो जाते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को भूलने में बहुत टाइम लगता है या भूलते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ यदि किसी विषय को ज़रूरत के प्रयासों से कम प्रयास तक सीखा जाता है तो इसकी स्मृति चिन्ह कमज़ोर हो जाती है, फलस्वरूप उसकी स्मृति भी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे विषयों को व्यक्ति जल्दी भूल जाता है। तीसरा कारक देखिए क्या है, सीखे गए विषय की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब मान लीजिए सीखे गए विषय की लंबाई का जो प्रभाव है स्मृति पर सीधा पड़ता है और फिर वह विस्मरण को भी प्रभावित करता है। अब देखिए क्या है, जब लंबे विषयों की धारणा छोटे विषयों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि लंबे विषय को व्यक्ति बार बार दोहराता है, जो लंबे विषय होते हैं उसे व्यक्ति बार बार दोहराता है, फलस्वरूप लंबे विषय का जो विस्मरण होता है छोटे विषय के विस्मरण की अपेक्षा देरी से होता है। यानी जो लंबा विषय है इंसान उसे लंबे समय तक याद रखता है, छोटे विषय को छोटे समय तक याद रखता है, वो जल्दी भूल जाता है। चौथा जो कारक है, सीखने की विधि क्या है आपकी। जैसे अगर आपके सीखने की विधि गलत और अनुपयुक्त होती है तो इससे भी आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे जो विषय आप सीख रहे हैं। जैसा विटकर देखिए क्या कहते हैं, कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर विराम विधि तथा अंश विधि से सीखे गए विषय की धारण क्षमता अधिक समय तक बनी होती है। देखिए सीखने की विधि अगर आपकी विराम विधि या आप अंश विधि से सीख रहे हैं तो आप उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इससे उत्पन्न जो स्मृति चिन्ह होते हैं, जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, अधिक सबल और मजबूत होते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी लंबे विषय को अविराम विधि से सीखता है तो इस तरह के विषय का विस्मरण तेज़ी से होता है। अब मान लीजिए आप किसी विषय को अविराम विधि से सीख रहे हैं तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी से भूलेंगे भी। क्यों? क्योंकि इस विधि में सीखे गए पाठ या विषय के सीखने से उत्पन्न स्मृति चिन्ह अधिक सुदृढ़ नहीं हो पाते हैं। ठीक है और उसकी स्मृति जो है कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए आगे क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने उसी तरह से ये भी पाया है कि जब व्यक्ति किसी विषय को इंटेंशनल मेथड से सीखता है तो इंसिडेंटल मेथड से सीखने की अपेक्षा उसका विस्मरण धीरे धीरे होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी जब आप किसी विषय को साभिप्राय विधि से सीखेंगे तो अनुप्रासंगिक विधि से सीखने की अपेक्षा आप इसका विस्मरण धीरे धीरे आपको होगा। यानी साभिप्राय विधि से अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो जल्दी नहीं भूलेंगे। उसी तरह से यदि व्यक्ति किसी व्यक्ति को या सक्रिय विधि से न सीखकर, यानी किसी विषय को सक्रिय विधि से न सीखकर निष्क्रिय विधि से सीखता है तो भी वह उसको भूल जाता है। ठीक है, यानी अगर आप किसी चीज़ को निष्क्रिय विधि से सीख रहे हैं या इंसिडेंटल विधि से सीख रहे हैं तो आप उन चीज़ों को जल्दी भूल जाएंगे। इसका कहने का मतलब ये है। अब आगे देखिए क्या है, पांचवा कारक है एकांशों का क्रमिक स्थान या सीरियल पोजीशन ऑफ आइटम्स। हम देखिए इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए हैं जिनसे यह पता चला है कि सूची में एकांशों के स्थान से भी विस्मरण प्रभावित होता है। जैसे वार्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें प्रयोज्य ने
12 निरर्थक पदों की एक सूची को सीखा तथा उसके धारण की जांच रिकॉल मेथड से किया। परिणाम में क्या पाया गया कि वैसे एकांश जो सूची के ऊपरी हिस्से में होते हैं उनकी धारण सबसे मजबूत होती है, उससे कम मजबूत धारण सूची के निचले हिस्से वाले एकांशों का होता है और सबसे कमज़ोर धारण सूची के बीच में आने वाले एकांशों का होता है। इसका कारण इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि सूची के ऊपरी हिस्से में आने वाले निरर्थक पद मस्तिष्क में पहले प्रवेश करते हैं और उससे उत्पन्न स्मृति चिन्हों को सुदृढ़ होने का अवसर भी अधिक मिल पाता है। सूची के अंत में आने वाले पदों को सुदृढ़ होने का मौका कम मिल पाता है और सूची के बीच में आने वाले पदों के स्मृति चिन्ह पहले के पदों तथा अंत के पदों के स्मृति चिन्ह से काफ़ी दब जाते हैं, फलतः उनकी धारणा सबसे कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि सूची के ऊपरी भागों के पदों का आप कम भूलते हैं तथा सूची के अंतिम भाग के पदों का विस्मरण उससे थोड़ा अधिक होता है और सूची के बीच के पद जो हैं विस्मरण सबसे अधिक होता है। जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, तो उसमें जो एक क्रम था, देखिए मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। मान के चलिए कोई ये है, एक सीरीज़ है, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, एक्सॉन, ठीक है। अब इसमें ये लिखा है, मानिए 1 2 XYZ और टर्म ले रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो ऊपर वाले टर्म जब हम सबसे पहले आप सीखते हैं तो इसका जो स्मृति ट्रेस है, मेमोरी ट्रेस है, माइंड में सबसे अच्छा बनता है और ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो सबसे नीचे वाला है, इसका जो मेमोरी ट्रेस है सबसे ऊपर वाले से थोड़ा कम होता है, लेकिन जो बीच वाला मेमोरी ट्रेस है वो इन दोनों के बीच में दब जाता है और इसका मेमोरी ट्रेस लगभग ना के बराबर बनता है, इसीलिए हम इसको जो है जल्दी भूल जाते हैं। तो यह है एकांशों का क्रमिक स्थान। अब देखिए, ये तो था पहला कारक जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो है कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जो थे सीखने से संबंधित कारक थे। अब हम लोग देखेंगे धारण अंतराल से संबंधित कारक मेमोरी भूलने के कौन कौन से हैं। तो देखिए क्या है, फैक्टर्स रिलेटिंग टू रिटेंशन इंटरवल। अब आगे देखिए क्या लिखा है, विस्मरण के कुछ ऐसे कारण भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा बतलाए गए हैं जो धारण अवधि में होने वाले कारकों से संबंधित हैं, यानी कि जो रिटेंशन इंटरवल में होने वाले फैक्टर्स हैं उनसे संबंधित हैं। किसी विषय को सीखने तथा उसके धारण की जांच करने तक के अंतराल को धारण अवधि कहा जाता है। देखिए धारण अवधि पहले समझिए क्या होता है। किसी विषय को सीखने तथा उसके धारण की जांच करने तक के अंतराल को धारण अवधि कहा जाता है। इस धारण अवधि में कुछ प्रमुख घटित होने वाले कारक हैं जिनसे विस्मरण प्रभावित होता है। तो देखिए जो सबसे पहला कारण होता है पृष्ठोन्मुख अवरोध या पूर्वलक्षी प्रावरोध, यानी रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की वजह से विस्मरण होता है। कैसे होता है, अब इसको देखिए। धारण अंतराल में जब व्यक्ति किसी नए पाठ को सीखता है तो इसका प्रभाव मौलिक विषय के सीखने से उत्पन्न मेमोरी ट्रेसेस पर पड़ता है, ठीक है। इसका परिणाम क्या होता है, इस प्रभाव का परिणाम यह होता है कि मौलिक विषय के मेमोरी ट्रेसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनको हम लोग भूल जाते हैं। तो होता क्या है, अतः बाद में सीखे गए विषय द्वारा मौलिक विषय के धारण में उत्पन्न अवरोधक प्रभाव ने पृष्ठोन्मुख यानी इनहिबिटरी इफेक्ट को पृष्ठोन्मुखी अवरोध कहा जाता है, ठीक है। यानी इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप किसी नए पाठ को सीखते हैं तो इसका जो प्रभाव होता है मौलिक विषय के सीखने से जो उत्पन्न स्मृति चिन्ह होते हैं उस पर पड़ता है। यानी कि आपने जो मौलिक विषय पहले से सीखे रखे हुए हैं और अब आप कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो जो आप नई चीज़ सीखने जा रहे हैं उसका जो प्रभाव है पुराने मौलिक विषय के सीखने से उत्पन्न स्मृति चिन्हों पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जैसे उदाहरण दीजिए, जब हम विषय ए को सीखकर उसके बाद विषय बी को सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री का या कह लीजिए चलिए साइकोलॉजी का ही फिजिक्स का एक पार्ट एक लेसन जो है सीख लिया है, उसके बाद आप लेसन बी सीखने जा रहे हैं और पुनः सब्जेक्ट ए का रिकॉल करते हैं, तो सब्जेक्ट बी के सीखने से जो उत्पन्न मेमोरी ट्रेसेस द्वारा विषय ए के स्मृति चिन्हों का प्रत्याहार में बाधा या अवरोध होता है। यानी मान लीजिए आपने ए चैप्टर पहले से सीख रखा है और अब आप बी चैप्टर सीखने जा रहे हैं, तो ए चैप्टर आपने जो सीखा है इसका मेमोरी ट्रेस आपके दिमाग में बन चुका होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब आप नया चैप्टर बी चैप्टर सीखने जाएंगे
तो बी चैप्टर के सीखने की वजह से जो ए चैप्टर का मेमोरी ट्रेस है उसमें बाधा आएगी, यानी आपको उसको रिकॉल करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जो नया चैप्टर है वो पुराने चैप्टर को आपको भूलने में कह लीजिए थोड़ा सा कारक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही लिखा है कि पुनः इस तरह के अवरोध को रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन या रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, इसे पृष्ठोन्मुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उन विषय के स्मरण में बाधा पहुंचती है जो अवरोधक विषय के पहले सीखा गया था। रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या है? कोई नई चीज़ आप सीख रहे हैं उसकी वजह से पुरानी चीज़ भूल जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा रेट्रोएक्टिव। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, इसके भी कई कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण है विषयों की समानता, सिमिलरिटी ऑफ टास्क। मनोवैज्ञानिकों ने यह बतलाया है कि मौलिक विषय तथा इंटरफेरिंग टास्क या अंतर्विष्ट इंटरपोलेटेड टास्क में जब काफ़ी अधिक समानता होती है तो इससे अंतर्विष्ट पाठ द्वारा मौलिक विषय के प्रत्यायन या प्रत्याभिज्ञान में कम बाधा पहुंचती है। ठीक है, फलस्वरूप आरआई की मात्रा भी कम होती है। जैसे जैसे इन दोनों पाठों की समानता कम होती जाती है, विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जब दोनों पाठ बिल्कुल ही असमान हो जाते हैं तो बाधा नहीं के बराबर है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखिए क्या है, भूलने का कारण क्या है? जब आपकी दो अलग अलग जो विषय हैं ए और बी एक जैसे हो जाते हैं तो आपको भूलने के जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं अगर ए और बी जो दो विषय आप सीख रहे हैं बिल्कुल अलग हैं तो आपको उसको याद रखने में काफ़ी अच्छी मदद मिल जाती है। दूसरा है डिग्री ऑफ इंटरपोलेटेड लर्निंग, अंतर्विष्ट सीखने की मात्रा। तो ये क्या है देखिए, आरआई अंतर्विष्ट सीखने की मात्रा द्वारा सीधे प्रभावित होता है। जैसे जैसे अंतर्विष्ट पाठ के सीखने की मात्रा एक सीमा तक बढ़ जाती है वैसे वैसे आरआई की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी फॉरगेटिंग की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगला है देखिए प्रोएक्टिव इनहिबिशन। ठीक है, अगला है प्रोएक्टिव। ये तो था रेट्रोएक्टिव, अब है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। इसमें क्या देखिए, अग्रलक्षी प्रावरोध विस्मरण का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। यानी जब हम किसी पाठ या विषय को सीखने के बाद उसका रिकॉल करते हैं तो उसे उस समय कुछ वैसे विषय या पाठ जो उस विषय या पाठ से भी पहले सीखा गया होता है बाधा पहुंचती है। इस तरह की बाधा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तीसरा है रिट्रीवल इनहिबिशन। यानी पुनः प्राप्ति में जब अवरोध आता है तो भी उससे भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि विस्मरण का एक कारण रिट्रीवल इनहिबिशन है। यानी इस देखिए नाम से ही पता चला, जब आप किसी चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो अवरोध आता है उसकी वजह से आप चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे जब व्यक्ति स्मृति में संचित सूचनाओं का प्रत्यायन करता है, रिकॉल करता है, तो व्यक्ति वांछित सूचनाओं का तो प्रत्यायन करता ही है, साथ ही साथ वह उन एकांशों या सूचनाओं के लिए एक अवरोध भी उत्पन्न करता है जिनका वह प्रत्यायन उस समय नहीं करने की कोशिश करता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे एकांशों का जो रिकॉल है भविष्य में कठिन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं रिट्रीवल की प्रक्रिया से विस्मरण उत्पन्न होता है। इस घटना को रिट्रीवल इनहिबिशन कहा जाता है। तो ये था दूसरा कारक भूलने का। अब तीसरा कारक देखिए क्या है। तीसरा कारक है सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित कारक। तो मनोवैज्ञानिकों ने भूलने के कुछ इस तरह के भी कारण बतलाए हैं जो पाठ या विषय को सीखने वाले व्यक्ति से संबंधित होता है। जैसे सबसे पहला बड़ा कारण है, हम क्यों भूलते हैं? स्वास्थ्य। यानी विस्मरण की मात्रा व्यक्ति के स्वास्थ्य द्वारा प्रभावित होती है। यदि व्यक्ति प्रायः रोगग्रस्त रहता है या उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है तो व्यक्ति किसी पाठ के सीखने से उत्पन्न स्मृति चिन्ह को अधिक समय तक धारण नहीं कर पाता है, फलस्वरूप वह भूल जाता है। ठीक है, यानी अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी आप उन चीज़ों को आसानी से भूल जाते हैं। दूसरा कारण है मेंटल सेट कैसा होता है व्यक्ति का। मेंटल सेट या प्रत्याशा। देखिए मेंटल सेट या प्रत्याशा से भी विस्मरण होता है। यानी ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति को एक निश्चित समय देकर पूर्व सीखे गए विषय का रिकॉल करने को कहा जाता है तो वैसी परिस्थिति में प्रत्यायन काफ़ी अच्छा होता है।
यानी विस्मरण की मात्रा काफ़ी कम होती है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति को पूर्व सीखे गए विषय का प्रत्यायन अचानक करने को कहा जाता है, अर्थात वैसे समय करने को कहा जाता है जब उसकी मानसिक वृत्ति प्रत्यायन करने की नहीं होती, तो प्रत्यायन करने की प्रत्याशा नहीं होती है, तो वह ठीक से उसका प्रत्यायन नहीं कर पाता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपको क्लास में बता दिया गया कि आपको जो है 1 हफ्ते बाद आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, तो आपका मेंटल सेट बन गया कि 1 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है और आपको याद करके जाना है, तो आप उन चीज़ों को याद करके जाएंगे, भूलेंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी दिन टीचर ने आपका क्लास में सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया, तो सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी चीज़ को रिकॉल नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको भूल जाएंगे ही जाएंगे। तो ये सेम यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, मेंटल सेट की बात है। तीसरा है आपका सामवेगिक कारक, इमोशनल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इमोशनल फैक्टर्स देखिए क्या है, यानी व्यक्ति की सामूहिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति उस समय किसी कारण अधिक चिंतित, डरा हुआ तथा घबराया हुआ होता है तो वो रिकॉल नहीं कर पाता है और विस्मरण की मात्रा बढ़ जाती है। चौथा कारक है मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशन आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। देखिए, विस्मरण की मात्रा व्यक्ति के प्राणिक स्थिति पर भी निर्भर करती है। प्रायः किसी कार्य को करने या पाठ या विषय को सीखने के पीछे कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य होती है। भाई, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव होता है। अगर हमारे पास कोई मोटिव नहीं है तो हम काम करने के लिए प्रेरित भी नहीं होते हैं। यानी जब व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण रूप से सीख लेता है तो उसका अभिप्रेरण तथा अभिरुचि समाप्त हो जाती है। फलस्वरूप कुछ समय के बाद जब वह इन विषयों को रिकॉल करने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि वह विषय के बहुत से अंशों को भूल गया है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति किसी कार्य या विषय को पूरा ना सीखकर बीच में ही किसी कारणवश छोड़ देता है तो उसके पीछे छिपा अभिप्रेरण, तनाव तथा अभिरुचि समाप्त न होकर बनी रहती है और इस तरह से व्यक्ति उन चीज़ों को, विषय को, पाठ को भूलता नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी विषय को पूर्णतः सीख लेने से जो है स्मृति चिन्हों को व्यक्ति अधिक समय तक धारण नहीं कर पाता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ या कोई भी टारगेट अधूरा रह जाता है तो उसका स्मृति चिन्ह बनी हुई होती है और वो उन चीज़ों को नहीं भूलता है जल्दी। ठीक है, तो देखिए, पहले एक रूसी महिला मनोवैज्ञानिक जिसका नाम जैगर्निक था, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया था कि जब हम कोई भी चीज़ सीख लेते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं और फिर हम उसको जो है कि आसानी से भूल भी जाते हैं। लेकिन जब हमारा कोई काम अधूरा रह जाता है, रास्ते में फंसा रह जाता है, तो उसकी हमें टेंशन बनी हुई रहती है, उसके पीछे हमारी एक प्रेरणा छुपी होती है कि कार्य को पूरा करना है। तो इसी को कहा गया जैगर्निक इफ़ेक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, जैगर्निक इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब देखिए क्या है, ये थे हमारे विस्मरण क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एबिंगहॉस वक्र या विस्मरण वक्र है। इसमें देखिए ये जो है धारण किया गया पाठ का प्रतिशत है और यहाँ पर है टाइम। तो इस ग्राफ में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एबिंगहॉस वक्र में ये बताया गया है, एबिंगहॉस ने बताया कि जैसे जैसे सीखे गए पाठ का समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो याद रखे जाने का प्रतिशत है वो कम होता जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई पाठ ताज़ा ताज़ा याद किया है, तो जब ताज़ा ताज़ा याद किया है तो पहले 5 मिनट 10 मिनट में आपको वो पाठ 80% याद होगा, लेकिन आधे घंटे बाद आपको वो चीज़ 35% ही याद रही, 1 घंटे बाद वो चीज़ 33.7% ही याद रही, 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद 27.8। ऐसे करते 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 जो है हफ्ते भर ख़त्म होने तक आपके पास केवल 100% या 80% आपने जिस चीज़ को याद किया था वो अब आपके पास 25% ही बची हुई है, बाकी चीज़ें आप भूल गए हैं। तो यही है एबिंगहॉस कर्व, यानी 25% ही आप उसको याद रख पा रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, विस्मरण क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है केवल पीजीटी साइकोलॉजी के पर्पज़ से ही नहीं इम्पॉर्टेंट है। ये आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं, यूजीसी नेट साइकोलॉजी की जो फॉर्म आया हुआ है उसके लिए, साथ ही साथ पीजीटी एजुकेशन और पीजीटी साइकोलॉजी वाले भी जितने स्टूडेंट हैं, चाहे बीएड के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसको ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।